हेलो स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा। मैं प्रेम कछावा जीत क्लासेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से बच्चों हम कक्षा 12 की फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं। कक्षा 12 की फिजिक्स में 2 बुकें हैं। प्रथम बुक के अंदर कुल 8 अध्याय हैं और द्वितीय बुक के अंदर कुल 6 अध्याय हैं और कुल अध्याय हमारे सिलेबस में हैं बच्चों, वो 14 अध्याय हमारे सिलेबस में है। ये अध्याय की सूची है बच्चों। भाग 1 यानी प्रथम बुक के अंदर जो प्रथम अध्याय है उसका नाम है बच्चों विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दूसरा अध्याय है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तीसरा विद्युत धारा। चौथा गतिमान आवेश और चुंबकत्व। पांचवा चुंबकत्व एवं द्रव्य। छठा अध्याय विद्युत चुंबकीय प्रेरण। सातवां प्रत्यावर्ती धारा। आठवां विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये जो 8 चैप्टर हैं वो प्रथम बुक के अंदर हैं। द्वितीय बुक के अंदर 6 अध्याय हैं जिसमें 9वां चैप्टर है किरण प्रकाश की एवं यंत्र। 10वां अध्याय है तरंग प्रकाश की। 11वां विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। 12वां परमाणु और 13वां नाभिक और 14वां चैप्टर है बच्चों वो अर्धचालक है। आज हम बच्चों अध्याय 1 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को पढ़ने से पहले हम बच्चों वैद्युतिकी के बारे में जानेंगे। वैद्युतिकी का सामान्य अर्थ होता है बच्चों आवेश। वैद्युतिकी का सामान्य अर्थ क्या होता है बच्चों? आवेश। इसकी सिंपल परिभाषा, वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर आवेश या आवेशों के समूह के बारे में अध्ययन किया जाता है बच्चों। वैद्युतिकी को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 है बच्चों स्थिर वैद्युतिकी और नंबर 2 है बच्चों गतिशील वैद्युतिकी। तो वैद्युतिकी को हमने 2 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 है स्थिर वैद्युतिकी और नंबर 2 है बच्चों गतिशील वैद्युतिकी। नाम से ही पता चलता है स्थिर यानी रुका हुआ और वैद्युतिकी का सामान्य अर्थ होता है बच्चों आवेश। तो परिभाषा बहुत ही सिंपल है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है वो स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। और स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत 2 चैप्टर आता है, एक तो अध्याय 1 और एक अध्याय 2। अध्याय 1 का नाम है बच्चों विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और अध्याय 2 का नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इन दोनों चैप्टरों के अंदर बच्चों आवेश रुका हुआ होगा, आवेश गतिशील नहीं होगा। आपको याद रखना है बच्चों अध्याय 1 जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और अध्याय 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इनके अंदर आवेश कैसा होगा बच्चों? रुका हुआ होगा, यानी आवेश गति नहीं करेगा। जबकि दूसरी शाखा देखिए गतिशील वैद्युतिकी। गतिशील वैद्युतिकी नाम से ही पता चलता है भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिशील आवेशों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है बच्चों? गतिशील वैद्युतिकी कहलाते हैं। अध्याय 1 जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और अध्याय 2 जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इन दोनों के अंदर आवेश कैसा होगा? रुका हुआ होगा बच्चों। जबकि विद्युत धारा तथा चुंबक वाले चैप्टरों में आवेश कैसा होगा? गतिशील होगा। वो हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। आगे देखिए बच्चों, तो वैद्युतिकी किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश या आवेशों के समूह के बारे में अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है बच्चों? वैद्युतिकी कहलाता है। वैद्युतिकी 2 प्रकार की होती है, स्थिर वैद्युतिकी और नंबर 2 है बच्चों गतिक वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है वो स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। और गतिक वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिशील आवेशों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है बच्चों? गतिक विद्युतिकी कहलाती है।
नोट कीजिए बच्चों और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टॉपिक देखिए, बात करते हैं आवेश पर। आवेश किसी वस्तु पर दो अवस्था में पाया जाता है। नंबर 1 स्थिर अवस्था और नंबर 2 बच्चों गतिक अवस्था। किसी वस्तु पर आवेश दो अवस्था में पाया जाता है। नंबर 1 कौन सा है बच्चों? स्थिर अवस्था। और नंबर 2 कौन सा है? गतिक अवस्था। गतिक अवस्था को पुनः हमने दो भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 समरूप गति और नंबर 2 होते हैं बच्चों असमरूप गति। जब बच्चों आवेश स्थिर अवस्था में होगा, जब आवेश कौन सी अवस्था में होगा? स्थिर अवस्था में, तो वो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। याद रखना बच्चों, जब आवेश गति नहीं करता है तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। जब आवेश गतिक अवस्था में होगा और गतिक अवस्था में कौन सी गति करेगा? समरूप गति करता है, तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। जब आवेश गतिक अवस्था में कौन सी गति करता है? असमरूप गति करता है, तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण करता है। आगे देखिए बच्चों, आवेश, आवेश की दो अवस्थाएं होती है। नंबर 1 कौन सी है? स्थिर अवस्था। और नंबर 2 कौन से बच्चों? गतिशील अवस्था। जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो वह विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, और जब आवेश गतिशील अवस्था में होता है, और गतिशील अवस्था में कौन सी गति? समरूप गति करता है। तो जब आवेश समरूप गति करता है तो विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र का क्या करता है? निर्माण करता है बच्चों। जब आवेश असमरूप गति करता है तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या करता है रे? निर्माण करता है। आगे वाला टॉपिक देखिए बच्चों, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश को हमें समझना है। यह अध्याय 1 का पहला टॉपिक है जिसका नाम क्या है बच्चों? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश के इतिहास के बारे में जाने। सन 600 ईसा पूर्व की बात थी। महान गणितज्ञ थेल्स, जिन्होंने अपने प्रयोग में एक एम्बर नामक पदार्थ की छड़ को, एम्बर नामक पदार्थ की छड़ को ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ा। रगड़ने के बाद उस छड़ के पास छोटे छोटे कण ले जाते हैं तो वे कण उनकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। तब वैज्ञानिक थेल्स ने कहा था कि यह छड़ आवेशित या विद्युतमय हो गई। उस समय थेल्स के लिए एक चमत्कार था कि भाई ये कैसा हुआ। घर्षण से पहले तो कोई भी वस्तु उनकी ओर आकर्षित नहीं हुई। जैसे ही हमने घर्षण कराया तो घर्षण के बाद उनकी ओर छोटे छोटे कण या कागज के छोटे छोटे टुकड़े उनकी ओर आकर्षित होने लगे। कि भाई सन 600 ईसा पूर्व की बात थी। महान गणितज्ञ थेल्स ने अपने प्रयोग में एम्बर नामक पदार्थ की छड़, जो बाल्टिक सागर के किनारे पाया जाता है, जो भूरे रंग का पदार्थ होता है, इनको ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ा। यानी दो वस्तुओं को आपस में क्या कराया बच्चों? घर्षण कराया। ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ा। रगड़ने के बाद उसके पास छोटे छोटे कण ले जाते हैं तो वे कण उनकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। तब थेल्स ने कहा था कि यह छड़ आवेशित या विद्युतमय हो गई है बच्चों। तो थेल्स ने अपने प्रयोग में किसकी उत्पत्ति बताई थी? आवेश की। तो आवेश के बारे में बताने वाले सर्वप्रथम कौन थे? वो थे थेल्स।
तो आगे देखिए बच्चों, उन्होंने क्या है, एक ऊनी वस्त्र लिया, उन्होंने ऊनी वस्त्र लिया, ऊनी वस्त्र को एबर नामक पदार्थ की छड़ से रगड़ा, रगड़ने के बाद इस छड़ के पास छोटे छोटे कण ले जाते हैं, तो वे कण इनकी ओर क्या होने लगते हैं बच्चों, आकर्षित होने लगते हैं। तब थेल्स ने कहा था कि ये छड़ आवेशित या वैद्युतमय हो गई है। फिर थोड़े समय बाद एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था, सन 1600 की बात थी, वैज्ञानिक का नाम था सर विलियम्स गिलबर्ट। सर विलियम्स गिलबर्ट ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि यह गुण, कौन सा गुण, जो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण, कांच है, प्लास्टिक, एबोनाइट आदि में भी उत्पन्न होता है। अगर हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, प्लास्टिक को ऊनी वस्त्र से और एबोनाइट को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो रगड़ने के बाद इन छड़ों के पास अगर छोटे छोटे कण ले जाते हैं, तो वे कण उनकी ओर क्या होने लगते हैं बच्चों, आकर्षित होने लगते हैं। ये सन 1600 की बात थी, वैज्ञानिक का नाम था सर विलियम्स गिलबर्ट। सर विलियम्स गिलबर्ट ने अपने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि यह गुण कांच, प्लास्टिक, एबोनाइट आदि में भी उत्पन्न होता है। तो विद्युत आवेश का इतिहास जानिए। लगभग 600 ईसा पूर्व ग्रीक निवासी थेल्स नामक व्यक्ति ने एम्बर नामक पदार्थ को ऊनी वस्त्र से रगड़ा, तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़े या मिट्टी को अपनी ओर क्या कर लेता है बच्चों, आकर्षित कर लेते हैं। उसके थोड़े समय बाद सन 1600 में सर विलियम्स गिलबर्ट ने यह गुण कांच, प्लास्टिक, एबोनाइट आदि में भी उत्पन्न होते हुए देखा। कौन सा गुण, छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण। एम्बर को ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। इसी के आधार पर विद्युत की, स्थिर विद्युत की, इलेक्ट्रॉन, विद्युत चुंबक आदि का क्या हुआ बच्चों, नामकरण हुआ था। यानी एम्बर को ग्रीक भाषा में हम क्या कहा जाता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसी के आधार पर विद्युत की, स्थिर विद्युत की, इलेक्ट्रॉन, विद्युत चुंबक आदि का क्या हुआ बच्चों, नामकरण हुआ था। इसी प्रकार कांच की छड़ को रेशम से, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से, प्लास्टिक को ऊन से रगड़ने पर यह एबर की भांति गुण उत्पन्न हो जाता है इनमें भी। इसी अवस्था में इन पदार्थों को आवेशित कहा गया है। पदार्थों में आवेश जिस प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत प्रभाव कहा जाता है बच्चों। आगे देखिए बच्चों, आवेश को आगे विस्तार में हम जानेंगे। तो आवेश के ऊपर आगे चर्चा करने वाले एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने कथन में यह बताया था कि उन्होंने अपने कथन में यह बताया था कि कांच की छड़ प्लस रेशम को आपस में रगड़ा जाता है, कांच और रेशम को आपस में रगड़ा जाता है, तो ये दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है। दोनों वस्तुएं कैसे हो जाती है बच्चों, आवेशित हो जाती है। सर्वप्रथम आवेश शब्द की उत्पत्ति किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने।
यानी सर्वप्रथम आवेश शब्द किसने दिया था बच्चों? बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उन्होंने कहा था जब कांच और रेशम को हम आपस में रगड़ते हैं तो वे दोनों वस्तुएं क्या हो जाती है बच्चों? आवेशित हो जाती हैं। और उन्होंने ये बताया है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश होता है। और उन्होंने माना कि कांच की छड़ पर कैसा आवेश होता है बच्चों? धन आवेश। और रेशम पर कैसा आवेश होता है बच्चों? ऋण आवेश। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने कथन में यह माना कि भाई कांच की जो छड़ है उस पर तो कैसा आवेश होगा? धन आवेश। और रेशम की छड़ पर कैसा आवेश होगा? ऋण आवेश। रेशम पर कैसा आवेश होगा बच्चों? ऋण आवेश। ये किसने माना था? वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने कथन में यह बताया था। तो उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक प्रयोग किया था। तो प्रथम प्रयोग देखिए बच्चों, उन्होंने दो कांच की छड़ें ली और प्रथम कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर, तो प्रथम कांच की छड़ को प्रथम कांच की छड़ ली इसको किसके साथ रगड़ा बच्चों? रेशम के साथ। एक और कांच की छड़ ली इसको भी किसके साथ रगड़ा? रेशम के साथ। तो वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने प्रयोग में दो कांच की छड़ें ली। प्रथम कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़कर एक धागे की सहायता से दृढ़ आधार से लटकाया गया था। तो प्रथम कांच की छड़ को एक धागे की सहायता से दृढ़ आधार से लटकाया। और जब कांच की छड़ और रेशम को आपस में रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर धनावेश आता है। इसी प्रकार दूसरी कांच की छड़ को भी रेशम के साथ रगड़कर इस लटकी हुई कांच के छड़ के पास ले जाते हैं। इस पर भी कौन सा आवेश होता है बच्चों? धनावेश होता है। तो दोनों छड़ें एक दूसरे से दूर दूर जाने लगती हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों छड़ों के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है बच्चों। दोनों छड़ों के मध्य क्या होता है बच्चों? प्रतिकर्षण। देखिए बच्चों, वैज्ञानिक का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन को आवेश को समझाने के लिए कथन दिया। सर्वप्रथम आवेश शब्द ही किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अपने कथन में क्या बताया था कि बेंजामिन एवं फ्रैंकलिन के अनुसार जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ के पर उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहा गया है। एवं जब ऊन को घर्षण प्लास्टिक की छड़ से किया जाता है तो प्लास्टिक की छड़ पर उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहा गया है। यह अपने कथन में कहा गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उन्होंने प्रयोग किया था, अपने प्रथम प्रयोग में यह बताया कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर एक धागे से लटकाकर ऐसी दूसरी छड़ उसके पास ले जाते हैं तो दोनों छड़ों में क्या उत्पन्न होता है बच्चों? प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने दूसरे प्रयोग में वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो छड़ें ली और दोनों छड़ें किसकी ली? एबोनाइट की। तो प्रथम एबोनाइट की छड़ एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़ को किसके साथ रगड़ा? बिल्ली की खाल के साथ।
द्वितीय एबोनाइट की छड़ इसको किसके साथ रगड़ा? तो वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो एबोनाइट की छड़ें ली। प्रथम एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल के साथ रगड़कर एक धागे की सहायता से दृढ़ आधार से लटका दिया। ये कौन सी छड़ है बच्चों? एबोनाइट की। इस पर कौन सा चार्ज होता है बच्चों? माइनस का। इसी प्रकार दूसरी एबोनाइट की छड़ को भी बिल्ली की खाल के साथ रगड़कर, ये दूसरी एबोनाइट की छड़, इसको भी किसके साथ? बिल्ली की खाल के साथ रगड़कर, इस पर भी कौन सा चार्ज होता है? माइनस का। तो दोनों छड़ एक दूसरे से दूर दूर होने लगती हैं, क्योंकि समान प्रकृति का आवेशों में क्या होता है बच्चों? प्रतिकर्षण। तो दोनों छड़े एक दूसरे से क्या होने लगती है बच्चों? दूर दूर होने लगती हैं। फिर वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने तीसरे प्रयोग में जब कांच की छड़ के पास एबोनाइट की छड़ ले जाते हैं तो उसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। फिर वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक कांच की छड़ ली, उसको किसके साथ रगड़ा? रेशम के साथ। और एक एबोनाइट की छड़ ली, उसको किसके साथ रगड़ा? बिल्ली की खाल के साथ। तो वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने तीसरे प्रयोग में एक कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़कर धागे की सहायता से दृढ़ आधार से लटकाया। और कांच की छड़ पर कौन सा आवेश होता है बच्चों? धन आवेश। और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल के साथ रगड़कर इस लटकी हुई कांच के छड़ के पास ले जाते हैं और इस पर कौन सा चार्ज होता है बच्चों? ऋण आवेश। तो दोनों छड़े पर विपरीत प्रकृति का आवेश होने के कारण वो एक दूसरे के पास पास आती है। इन दोनों छड़ों में कौन सा गुण आता है? आकर्षण का। तो वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने कथन में यह बताया, आवेश शब्द की उत्पत्ति बताई थी और यह बताया था आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, और 3 प्रयोग किए थे। और उसके बाद इन प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकला है कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच क्या होता है बच्चों? प्रतिकर्षण। एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच क्या होता है रे बच्चों? आकर्षण। इस प्रयोग से यह ज्ञात होता है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? धन आवेश और ऋण आवेश। प्रकृति में कोई तीसरा आवेश संभव ही नहीं होता है बच्चों। आगे देखिए बच्चों, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो किसी वस्तु पर आवेश आता कैसे है, इसके बारे में हम जानेंगे। संसार की प्रत्येक वस्तुएं किससे मिलकर बनती है बच्चों? परमाणु से मिलकर बनी होती हैं। परमाणु में 3 मूलभूत कण पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन।
हम ये जानेंगे बच्चों कि किसी वस्तु पर आवेश आता कैसे है, कि किसी वस्तु पर धनावेश या ऋणावेश वो कैसे आता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि संसार की प्रत्येक वस्तुएं होती हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं और परमाणु के अंदर 3 मूलभूत कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है और आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, QE से। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है बच्चों वो कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चों, कूलम। तो हम कह सकते हैं कि QE बराबर हम कह सकते हैं -E, सीधा लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, -E, यानी कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी प्रकार प्रोटॉन पर आवेश QP बराबर प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, यानी QP बराबर क्या होगा, प्लस का E। और न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन कैसा होता है बच्चों, उदासीन। न्यूट्रॉन पर कोई तरह का आवेश नहीं होता है। हम ये समझने जा रहे हैं कि किसी वस्तु को आवेश कैसे दिया जाता है या कोई वस्तु किस प्रकार से आवेशित होती है या आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हमें समझना है। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु परमाणु से मिलकर बनी होती है और परमाणु में 3 मूलभूत कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आवेश को प्रदर्शित करते हैं QE से। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है QE बराबर -E, और जो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है QP बराबर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो QP बराबर प्लस का E। और न्यूट्रॉन पर कोई तरह का आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन बेचारा कैसा होता है, उदासीन होता है। न्यूट्रॉन होता है वो हमेशा कैसा होता है बच्चों, उदासीन, यानी QN बराबर कैसा होगा बच्चों, उदासीन। आगे देखिए बच्चों, हम कहेंगे कोई एक वस्तु लेते हैं, ये वस्तु है। हम जानते हैं कोई भी वस्तु स्वतंत्र अवस्था में कैसी होती है, उदासीन होते हैं, क्योंकि वस्तु किससे मिलकर बनी होती है, परमाणु से। और परमाणु में 3 मूलभूत कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आवेश की दृष्टि से न्यूट्रॉन पर तो बात करना ही बेकार है, तो पीछे कौन बचा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो बात करते हैं, हम एक वस्तु लेते हैं और जो स्वतंत्र अवस्था में कैसी होगी बच्चों, उदासीन होती है। देखिए इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 बच्चों क्या है, प्रोटॉन। तो 5 ही इलेक्ट्रॉन है, 5 ही क्या है, प्रोटॉन। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -E। तो हम 5 इलेक्ट्रॉन पर कहते हैं माइनस का 5 ही। एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्लस का E। तो 5 प्रोटॉन पर प्लस 5 ही। दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो उसका योग कितना होता है, 0। तो हम कह सकते हैं स्वतंत्र अवस्था में कोई वस्तु कैसी होती है बच्चों, हमेशा उदासीन होती है। तो ये कोई वस्तु है जो स्वतंत्र अवस्था में कैसी होती है बच्चों, उदासीन होती है। अब समझिए, अब मुझे इस वस्तु को धनावेशित बनाना है। कैसा बनाना है बच्चों, धनावेशित। इस वस्तु को मुझे क्या कैसी बनानी है बच्चों, धनावेशित। और धनावेशित बनाने का हमारे पास 2 तरीका है, या तो प्रोटॉनों की संख्या को बढ़ा दो या इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कर दो, घटा दो, तो वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेशित। तो पहला तरीका हमारे पास क्या है बच्चों, या तो प्रोटॉनों की संख्या को बढ़ा दो, और दूसरा तरीका हमारे पास या इलेक्ट्रॉनों की संख्या का क्या कर दो बच्चों, घटा दो। तो पहला तरीका देखिए बच्चों, यदि हम वस्तु में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ाएंगे तो ये रही कोई वस्तु, इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 5 ही। प्रोटॉनों की संख्या बढ़ा देते हैं 6p। इसमें हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटा देते हैं, ये रही वस्तु, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम कर दे, 5 के 4 ही, और प्रोटॉन कितने हैं, 5 भी।
अब हमें पता चला है कि अगर हम प्रोटॉनों की संख्या बढ़ाएंगे तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ाते हैं तो वस्तु कैसे हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटाते हैं तो भी वस्तु कैसे हो जाती है, धनावेशित। कैसे देखें, ये हो गया -4e, ये +5e, आपस में जोड़ेंगे तो कैसा आवेश प्राप्त हुआ, प्लस का ई प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार इसको देखो, +5e, -5e, ये +6p, जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना है, प्लस का ई। लेकिन दोनों में से ये एक तरीका गलत है। कौन सा तरीका गलत है बच्चों, ये जो प्रोटॉनों की संख्या जो बढ़ा रहे हैं ये तरीका बिल्कुल गलत है, इसके द्वारा किसी वस्तु को धनावेशित नहीं कर सकते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम क्या कर सकते हैं, घटाकर किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं बच्चों, धनावेशित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आवेश की दृष्टि से प्रोटॉनों पर बात करना ही क्या होगा बच्चों, बेकार है। कि आवेश की दृष्टि से हम प्रोटॉन पर ही बात करना क्या होगा, बेकार है। इससे पहले हमने कह दिया था कि आवेश की दृष्टि से न्यूट्रॉन पर ही बात करना क्या होगा बच्चों, बेकार है। तो आगे देखिए बच्चों, तो इस पर प्रोटॉनों की संख्या क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं, कारण बताए। तो देखिए आगे हम जानते हैं परमाणु का आकार क्या कैसा होता है बच्चों, गोलाकार। परमाणु का आकार कैसा होता है बच्चों, गोलाकार। इसके केंद्रीय भाग में क्या पाया जाता है बच्चों, नाभिक। तो परमाणु के केंद्रीय भाग में क्या पाया जाता है बच्चों, नाभिक। और नाभिक में दो तरह के मूलभूत कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु के केंद्रीय भाग में नाभिक पाया जाता है और नाभिक में दो प्रकार के कण पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तो हमें पहले कि न्यूट्रॉन तो उदासीन है, इसीलिए आवेशन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो प्रोटॉन क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक के अंदर पाया जाता है और नाभिक में प्रकृति का सबसे मजबूत बल कार्य करता है, वो है परबल, नाभिकीय बल। इसीलिए प्रोटॉन आवेश की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो पीछे क्या बचा बच्चों, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही आवेश की प्रक्रिया में क्या लेगा बच्चों, भाग लेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये प्लस और माइनस विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य कौन सा बल लगेगा, स्थिर विद्युत आकर्षण बल। स्थिर विद्युत आकर्षण बल। तो जब स्थिर विद्युत आकर्षण बल कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से मुक्त होंगे। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से मुक्त हो गए अपने बाह्यतम कोश से, तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करती है वो धनावेशित बनाती है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो ऋणावेशित होती है। तो हमें पता है बच्चों, तो आवेश बनने का मूल कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। हम जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने के कारण ही आवेश का क्या होता है, उत्पत्ति होती है। और आवेश दो प्रकार के हो सकते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। हमें पता है कोई भी वस्तु अपने बाह्यतम कोश का अष्टक पूर्ण करने के लिए अगर वो इलेक्ट्रॉन त्यागती है, जो इलेक्ट्रॉनों का दान करती है उस पर हमेशा कौन सा चार्ज आएगा, धनावेश। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर हमेशा कौन सा चार्ज आएगा, ऋणावेश। जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्यागते हैं बच्चों उस पर तो चार्ज आता है धनावेश, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर कौन सा चार्ज आता है बच्चों, ऋणावेश। तो हम कह सकते हैं कि जैसे सोडियम का परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 2,8,1। अपने बाह्यतम कोश का अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, धनावेश का। इसी प्रकार क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 2,8,7। अपने बाह्यतम कोश का अष्टक पूर्ण करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। अतः हम कह सकते हैं आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। आगे देखिए बच्चों, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। हम जानते हैं प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में क्या पाया जाता है, नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन धनावेश और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणावेश। दोनों आवेश मिलकर परमाणु को कैसा बनाता है बच्चों, उदासीन। हमें पता है कि परमाणु उदासीन कब कहलाएगा, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या -e और प्रोटॉनों की संख्या +e दोनों अगर बराबर होंगे
तो कोई भी परमाणु क्या कहलाएगा बच्चों, उदासीन कहलाएगा। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है और परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं नाभिक के बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं बच्चों। प्रत्येक परमाणु के बाह्यतम कोश में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन पर नाभिक का स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बहुत ही कम होता है और ये छोटी सी मात्रा में ऊर्जा पाकर बाहर निकल जाते हैं। हम जानते हैं कि भाई कोई भी वस्तु लेंगे हम, ये ए वस्तु है और एक बी वस्तु, ए और बी। जब दो वस्तुओं को आपस में हम रगड़ेंगे तो रगड़ने के कारण बाह्यतम कोश में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को कुछ ऊर्जा मिलेगी। अगर हम कहेंगे ए वस्तु पर नाभिक का स्थिर वैद्युत आकर्षण बल अगर बहुत ही कम है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊर्जा पाकर ए से कहां पर चला जाएगा, बी में। तो ए ने तो इलेक्ट्रॉन त्यागा और बी ने इलेक्ट्रॉन क्या किया बच्चों, ग्रहण किया। क्या घर्षण से पहले ऐसा हुआ क्या? नहीं, हमें घर्षण कराकर इन बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हमें क्या दी, ऊर्जा दी। तो ऊर्जा पाकर इलेक्ट्रॉन ए से कहां चले गए, बी में। तो ए पर तो कौन सा चार्ज आ जाता है बच्चों, धन आवेश, और बी पर कौन सा चार्ज आ जाता है, ऋण आवेश। तो ए पे इलेक्ट्रॉन त्यागा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई, कमी। जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी आती है वहां तो आता है धनावेश, और जहां इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है वहां पर कौन सा आवेश आता है, ऋणावेश। तो देखिए बच्चों, प्रत्येक परमाणु के बाह्यतम कोश में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन पर नाभिक का स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बहुत ही कम होता है और ये छोटी सी मात्रा में ऊर्जा पाकर बाहर निकल जाते हैं। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो वो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और जिस पदार्थ में ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऊर्जा पाकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। इस प्रकार जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और वो धन आवेश होते हैं, और जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। अतः आवेश उत्पत्ति के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है बच्चों। आवेश उत्पत्ति के लिए कौन जिम्मेदार होता है बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो हमने समझा है उनकी लैंग्वेज लिखी हुई है बच्चों। आवेशन के लिए केवल कौन जिम्मेदार होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन बेचारा कैसा होता है बच्चों, उदासीन। जबकि धनावेशित प्रोटॉन नाभिक में पाया जाता है जिस पर प्रबलतम नाभिकीय बल लगता है, इसीलिए प्रोटॉन भी आवेशन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, जिसके कारण प्रोटॉनों की संख्या अपरिवर्तित या प्रोटॉनों की संख्या को परिवर्तित नहीं की जा सकती है। अतः केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही परिवर्तित कर सकते हैं बच्चों। आगे देखिए बच्चों, हम जानते हैं परमाणु में तीन मूलभूत कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमें पता है इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस का 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। और न्यूट्रॉन बेचारा कैसा होता है बच्चों, उदासीन होता है। अतः आवेश की दृष्टि से न्यूट्रॉन पर तो बात करना ही बेकार है क्योंकि ये कैसा होता है, उदासीन होता है। प्रोटॉन पर ही बात करना बेकार है क्योंकि इस पर नाभिकीय प्रबलतम बल लगता है, और तो आवेशन की प्रक्रिया में भाग कौन लेता है, इलेक्ट्रॉन। अतः हम कह सकते हैं आवेश बनने का मूल कारण होता है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धन आवेश होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वो कैसा होगा बच्चों, ऋण आवेश होगा। आज के लिए इतना ही। कल हम आवेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए बच्चों। धन्यवाद।